करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। दोस्तों, हम नई नई चीजें हमेशा पढ़ते तो हैं, लेकिन उनका प्रैक्टिस करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए हम आज आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट का भाग 5 लेकर आए हैं, जिसमें हम वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यदि आप सीजीपीएससी, प्यून, सीजी टेट या शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु पांडे। चलिए अभ्यास करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्य स्वर है? तो देखिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, आव। जो आ है वो पश्य स्वर है। देखिए, कैसा पता चला? तो ध्यान रखिएगा, पश्य स्वर क्या होता है मैं एक बार बता देता हूँ। याद रखिएगा कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का पश्च यानी कि जो पिछला हिस्सा होता है वो सक्रिय होता है, तो उसे हम पश्य स्वर कहते हैं। पश्च स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो पश्च स्वर में याद रखिएगा, आ, उ, उ, दोनों उ, ओ, औ और और अह। ये जो आप देख रहे हैं, इतने वर्ण हमारे पश्च स्वर में आते हैं। इसके अलावा बाकी के देख लेते हैं। देखिए, एक होता है आपका मध्य स्वर। मध्य स्वर में क्या क्या आता है? मध्य स्वर मतलब जिसके उच्चारण में हमारा जीभ का मध्य भाग सक्रिय रहता है, तो इसमें एक ही वर्ण आता है अ। उसके बाद एक अग्र स्वर भी होता है। अग्र स्वर मतलब कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा यानी जीभ का अग्र भाग यानी आगे वाला भाग काम करता है, उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। अग्र स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो याद रखिएगा, ई, ए और ए। ये 4 वर्ण हमारे अग्र स्वर के होते हैं। एक वर्ण हमारा मध्य स्वर में होता है, और ये 7 वर्ण जो है हमारे, ये पश्य स्वर में होते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखिए, अब अगला प्रश्न भी आप लोग अभ्यास करिए। निम्न में अग्र स्वर है, बताइए। देखिए, अभी अभी हमने देखा अग्र स्वर कितने होते हैं, ई, ए और ए। तो देखिए, ई यहाँ पे हम देख सकते हैं अग्र स्वर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विसर्ग किस ध्वनि के अंतर्गत आता है? देखिए, विसर्ग मतलब ये आप लोगों को पता है, ये जो 2 बिंदु होते हैं इन्हें विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण कैसा होता है? अह शब्द आप लोगों ने पढ़ा होगा, अह वाला। तो ये जो अह होता है ये विसर्ग होता है। तो देखिए, ये घोष होता है, अघोष होता है, उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अघोष। जो विसर्ग है वो किस प्रकार का ध्वनि है? तो याद रखिएगा, अघोष ध्वनि है। तो देखिए, घोष और अघोष शब्द के बारे में हम थोड़ी सा जानकारी लेते हैं। तो देखिए, घोष वर्ण क्या होता है? तो याद रखिएगा कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। इनमें कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं? तो देखिए, सभी स्वर जितने भी हमारे स्वर होते हैं वो सारे किस में आते हैं? वो घोष वर्ण में आते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये सारे घोष वर्ण है। इसके अलावा व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण ये भी हमारा घोष वर्ण होता है। इसके अलावा अंतस्थ य, र, ल, व ये भी हमारे घोष वर्ण होते हैं। और ऊष्म व्यंजन में हमको पता है 4 प्रकार के होते हैं, श, श, स और ह। तो इसमें से जो ह होता है ये भी हमारा घोष वर्ण में आता है। तो याद रखिएगा, घोष वर्ण क्या क्या होते हैं? सभी स्वर और प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण और अंतस्थ वर्ण और ऊष्म व्यंजन का ह। ठीक है, ये हमारे घोष वर्ण होते हैं। अब देखिए, अघोष वर्ण क्या हो जाएगा? इसी का विपरीत हो जाएगा। अघोष वर्ण मतलब ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा? तो याद रखिए, स्वर तो इसमें नहीं आएगा क्योंकि सारे स्वर घोष वर्ण में आते हैं। व्यंजन, तो व्यंजन में याद रखिए प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण जो होता है वो अघोष होता है। इसके अलावा ऊष्म व्यंजन के जो ये हमारे 3 बच गए थे, ऊष्म के श, श और स, ये तीनों भी हमारे किस में आते हैं? अघोष वर्ण में आते हैं। तो कभी कभी ये ऐसा सवाल भी पूछ देता है कि अघोष वर्णों की संख्या कितनी है? तो याद रखिए, 5 इधर और ये 5, 10, 10 और ये उसमें 3, कुल यहाँ पे 13 वर्ण हो गए। तो याद रखिएगा, कुल 13 अघोष वर्ण होते हैं। तो ये हमारा घोष वर्ण और अघोष वर्ण। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 52 वर्ण होते हैं। याद रखिएगा इस बात को, हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 52 वर्ण होते हैं। अब कैसे होते हैं? देखिए, यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या होता है, कुछ लोगों ने यहाँ पे 44 वर्ण पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने 52 वर्ण पढ़ा होगा। तो याद रखिएगा कि ये जो 52 वर्ण होते हैं ये हमारे लेखन के आधार पे होते हैं और उच्चारण के आधार पे 44 वर्ण होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैसे होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 स्वर। यहाँ पे भी कई लोग कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ लोग यहाँ पे 11 स्वर पढ़े होते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए क्या होता है। उच्चारण के आधार पे 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं।
तो इस तरीके से 33 व्यंजन और 11 स्वर मिला के आपके 44 कुल वर्ण हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लेखन की बात करें तो उस आधार पे ये 11 स्वर और साथ में ये जो आपके दो अम और अह होते हैं, ये अम और अह, इन्हें हम कहते हैं अयोगवाह वर्ण। इसे मिलाकर यहाँ पे हमने 13 स्वर लिखा है। लेकिन क्या होता है, जो अयोगवाह वर्ण है उसे ना तो पूरी तरीके से स्वर माना जाता है, ना पूरी तरीके से व्यंजन माना जाता है। इसीलिए आप लोगों को जब पढ़ाया जाता है तो कहा जाता है कि कुल 11 स्वर होते हैं, और 11 प्लस 2, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, देखिए 11 स्वर प्लस ये जो दो हमारे अयोगवाह वर्ण है, इनको मिलाकर हमने यहाँ पे 13 लिखा है। अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाए स्वरों की संख्या कितनी है तो आप 11 में वहां पर टिक लगाइएगा। 33 व्यंजन, अब देखिए आप लोगों ने 33 व्यंजन तो पढ़ा हुआ होगा। अब 33 व्यंजन और ये जो दो ड़ और ढ़ आप देख रहे हैं, ये दो द्विगुण व्यंजन भी होते हैं। यहाँ पे ये दोनों द्विगुण व्यंजन को आप याद रखिएगा। तो व्यंजनों की अगर संख्या पूछे तो आप बताइएगा कि कुल 33 व्यंजन होते हैं। तो हमने यहाँ पे 33 और ये दो द्विगुण व्यंजन लिख के यहाँ पे हमने कितना बताया है, 35 व्यंजन। इसके अलावा हमारे जो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं ये, तो इस तरीके से कुल कितने हो गए, अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका टोटल 52 वर्ण। तो अगर पूछा जाए कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है तो आप 52 में टिक लगाइएगा। अगर आपसे पूछा जाए स्वरों की संख्या तो आप 11 में टिक लगाइएगा। अगर पूछा जाए व्यंजनों की संख्या तो आप 33 में टिक लगाइएगा। इस बात को याद रखिएगा, पहले भी हमने कई सारे वीडियोस में इस चीज के बारे में डिटेल में बात किया हुआ है, तो आप चाहें तो उस वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं एग्जाम क्लियर करना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस हम हमेशा लेकर आते रहते हैं, आप लोगों को नई नई चीजें सिखाते रहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आपको एक आवश्यक सूचना देना चाहेंगे, हमारे CGPSC ड्रीम एकेडमी के द्वारा टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया है, जो कि 5 सितंबर से प्रारंभ हो चुका है। लेकिन अभी भी इसका रजिस्ट्रेशन आप लोगों के लिए चालू है। अगर आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन अभी भी करा सकते हैं, और इसमें आपको आने वाले टेस्ट और पुराने जो टेस्ट हैं वो भी सारे के सारे आप लोगों को टेस्ट पेपर्स और उनके मॉडल आंसर वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। यदि आप CGPSC प्यून और CGTET भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि ये जो हमारा टेस्ट सीरीज है ये पूरी तरीके से आयोग के पैटर्न पर आधारित होगा। इसका मतलब कि जिस प्रकार से परीक्षा में आप लोगों से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों के लिए यह टेस्ट सीरीज डिजाइन किया गया है। बिल्कुल वैसे ही प्रश्न आप लोगों से यहाँ पूछा जाएगा, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही सही तरीके से हो। तो यदि आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। और इसका जो शुल्क है वो मात्र 149 रुपए रखा गया है, ताकि हर प्रकार का बच्चा इसे आए और ज्वाइन कर सके। काफी सारे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, तो आप भी उठाइए। बहुत सारे लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, आप भी चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप किसी का भी टेस्ट सीरीज लीजिए, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं तो टेस्ट का मकसद ही यही होता है कि आपकी तैयारी का वहां पे प्रैक्टिस हो, पता चले कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है। इसके बारे में अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यहाँ पे नंबर दिया गया है, आप इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर में कॉल या व्हाट्सएप करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से तालव्य ध्वनियां हैं। देखिए तालव्य ध्वनियां क्या होती है, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण करते समय हमें हमारे तालु का प्रयोग करना होता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, च वर्ग। आप च वर्ग के वर्णों का उच्चारण करके देख सकते हैं, च, छ, ज, झ। देखिए च, छ, ज, ये सब का जब आप उच्चारण करते हैं आप देखेंगे आपका जो जिह्वा है, आपकी जिह्वा का जो अग्र भाग है वो आपके तालु को स्पर्श करता है। तो तालु को स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे तालव्य ध्वनियां कहते हैं। तो याद रखिएगा हमारा तालव्य ध्वनियां क्या है, च वर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वर्ण। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज कैसे होते हैं, तो एक हो गया वर्ण और दूसरा हो गया ध्वनि। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ण और ध्वनि क्या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि कभी कभी भाषा की सबसे छोटी इकाई में आपको वहां पे ऑप्शन में वर्ण के बजाय ध्वनि दे देता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको पहली बात बता देता हूँ कि वर्ण और ध्वनि दोनों एक ही चीज है, बस इन्हें नाम अलग अलग दिया गया है। क्यों दिया गया है, तो याद रखिएगा जब हम बात करेंगे उच्चारण की, जब हम उच्चारण की बात करते हैं तो हम उसे ध्वनि कहते हैं, और अगर हम लेखन की बात करते हैं तो हम उसे वर्ण बोल देते हैं। बाकी है दोनों एक ही चीज। जैसे कि अ क्या है, ये एक ध्वनि भी है और ये एक वर्ण भी है। जब हम उच्चारण के आधार पर बात करेंगे तो हम इसे ध्वनि बोलेंगे, जब हम लेखन के आधार पर बात करेंगे तो हम इसे वर्ण बोलेंगे। समझ रहे हैं, एक और उदाहरण आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि पानी है,
अब पानी तो पानी होता है, लेकिन क्या होता है जब हम बात करते हैं पीने की या नहाने वहाने की, ठीक है, तो हम जब पीने की बात करेंगे तो हम उससे बोलते हैं पानी। लेकिन अगर हम बात करें पूजा पाठ की, इसकी बात करें, अगर हम पूजा पाठ की बात करें तो इसी पानी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं जल। भगवान को जल चढ़ाइए, ठीक है, जल अर्पित कीजिए। तो बस देखिए, पानी और जल हमें पता है चीज तो एक ही है, लेकिन हम अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे वर्ण और ध्वनि दोनों एक ही चीज है, बस उनके बोलने का तरीका अलग है। उच्चारण के आधार पर ध्वनि, लेखन के आधार पर वर्ण। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, वर्ण और ध्वनि एक ही चीज है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। च, श, स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन, प्रकंपी, स्पर्श संघर्षी या संघर्षी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, संघर्षी। एक बात और याद रखिएगा, इन संघर्षी व्यंजन को ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं। कभी कभी ऑप्शन में आपको ऊष्म व्यंजन भी दे सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। संघर्षी और ऊष्म व्यंजन दोनों एक ही है। श, श, स और ह को संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? तो याद रखिएगा, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि कभी भी किसी चीज का नामकरण किया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी नाम नहीं दे दिया जाता, कोई कारण होता है। तो कारण क्या है? अब तो याद रखिएगा, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो हमारा प्राण वायु है वो मुख्य अवयवों के साथ रगड़ती हुई बाहर निकलती है। तो रगड़ती हुई बाहर निकलती है, इसका मतलब क्या करती है? वो एक संघर्ष उत्पन्न करती है ना। संघर्ष करते हुए प्राणवायु बाहर निकलती है, इसलिए इसे हम संघर्षी व्यंजन बोल देते हैं। अब ऊष्म व्यंजन क्यों बोलते हैं? जैसा कि अभी मैंने बताया कि वो मुख्य अवयवों के साथ रगड़ती हुई बाहर निकलती है। तो जब वो रगड़ती हुई बाहर निकलेगी तो वहां पे क्या होता है? ऊष्मा पैदा होता है। तो इन व्यंजनों के उच्चारण के समय ऊष्मा भी पैदा होता है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। तो ये इनके पीछे का लॉजिक है, इनके नाम क्यों इस तरीके से रखे गए हैं। तो इस बात को आप याद रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आपको ये बात पहले से पता थी तो हमें कमेंट करके बताइए, अगर नहीं पता थी तो अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने कुछ नया सीखा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। देखिए कितनी व्यंजनों की संख्या है? अभी हमने वर्णमाला के बारे में पढ़ा, वहां मैं आपको बताया कि अगर पूछेगा परीक्षा में कि व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आप क्या करेंगे? आप टिक लगाएंगे 33 में। कुल कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? तो याद रखिएगा, स्पर्श वर्ण कुल कितने होते हैं? 25 स्पर्श वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो देखिए ये 5 वर्ग और हर एक वर्ग में 5 वर्ण। तो 5 पंचे 25, ये कुल जो 25 वर्ण आपके होते हैं ये क्या कहलाते हैं? स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्णमाला कहते हैं, देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्गों के संकलन को, शब्द समूह को, या शब्द की गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो याद रखिएगा, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अब देखिए क्यों कहते हैं, तो देखिए इसका मैं कारण भी बताता हूं आपको। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारी ध्वनियां होती है, जैसे अ हो गया, क हो गया, ख हो गया, छ हो गया, ज हो गया। इस तरीके से बहुत सारी ध्वनियां हमारे पास हैं। अब क्या किया गया है? इनको व्यवस्थित किया गया है। जैसे आप लोग देखते हैं जब पढ़ते हैं तो आ, ई, इस तरीके से क्या किया गया है? सभी स्वरों को एक लाइन में रखा गया है। फिर व्यंजनों को अलग रखा गया है। फिर व्यंजनों के अंदर भी आपके जो कंठ से निकलने वाली जो ध्वनियां है, इस तरीके से उन्हें एक लाइन में रखा गया है। उसके बाद तालु से निकलने वाली ध्वनियों को एक साथ रखा गया है। मूर्धा से निकलने वाली ध्वनियों को एक लाइन में रखा गया है। आपके जो दंत से निकलने वाली ध्वनियां उन्हें एक साथ रखा गया है। संयुक्त वर्णों को एक साथ एक लाइन में रखा गया है। तो सबको क्या किया गया है? प्रॉपर तरीके से जमा कर व्यवस्थित बढ़िया से रखा गया है, और उसके बाद हम इसे पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने में आसानी होती है। तो ये जो हमने व्यवस्थित करके रखा है वर्णों को, इन वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, ये आपके हमेशा काम आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं? तो देखिए पिछले प्रश्न में हमने आगे बात किया था, वहां पे हमने देखा था अह, ये दो हमारे अयोगवाह वर्ण होते हैं। इन्हें ना तो स्वरों में गिना जाता है ना व्यंजनों में गिना जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं। और याद रखिएगा, अयोगवाह का मतलब क्या होता है? कि योग न होने पर भी जो साथ रहे उन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, अह, अयोगवाह वर्ण होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं?
तो देखिए स्पर्श व्यंजन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था अभी 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए म क्या है हमारा स्पर्श व्यंजन है? प फ ब भ म। देखिए प वर्ग का ये पांचवा वर्ण है म। ठीक है, तो हमें पता है कि क ख ग घ ड़ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न और प फ ब भ म। देखिए म आ रहा है इसमें, तो ये हमारे 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, याद रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है निम्न में से अवृतमुखी स्वर है। देखिए अवृतमुखी स्वर क्या है? तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आ। जो आ है वो अवृतमुखी स्वर है। देखिए कैसे पता चला? तो याद रखिए दो प्रकार के आप स्वर याद रखिए यहाँ पे होठों की स्थिति के आधार पर। एक होता है आपका वृतमुखी और दूसरा होता है आपका अवृतमुखी। याद रखिएगा वृतमुखी और अवृतमुखी। अब देखिए जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा वृत्त मतलब गोलाकार। इसमें क्या होता है? वृत्तमुखी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करते समय जो आपके होठ है उनका आकार कैसा हो जाता है? गोलाकार हो जाता है। जैसे कि ऊ, देखिए आप उच्चारण करके देखिए ऊ ऊ। जब आप ऊ बोल रहे हैं आपका जो होठ है वो कैसा हो जा रहा है? गोलाकार हो जा रहा है। ओ ओ, ठीक है, इसके उच्चारण के दौरान भी आपके जो होठ है वो गोलाकार हो जा रहे हैं। तो ऊ ऊ ओ औ, एक ये वाला औ भी होता है। ये जो होते हैं आपके वृत्तमुखी स्वर होते हैं। इसी का विपरीत हो जाएगा आपका अवृतमुखी, मतलब जिसके उच्चारण करते समय आपका जो होठों का स्थिति है वो आपकी होठों की स्थिति गोलाकार नहीं होती है। जैसे कि अ आ ई इस तरीके से आप देख सकते हैं इस वर्णों के उच्चारण में आपके जो होंठ है वो गोलाकार नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे आपके अवृतमुखी होते हैं और ये आपके वृत्तमुखी होते हैं। इन चीजों को आप याद रखिएगा। ये सारे कुछ ऐसी चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें हैं जिसके में आप लोगों को जानकारी भी नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को जानकारी होगा लेकिन कई सारे लोग इन छोटे छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आप इन सभी चीजों को ध्यान से पढ़िए। हो सके तो वीडियो को दोबारा देखिए लेकिन बहुत अच्छे से पढ़िए। और अगर इस तरीके की वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो देखिए इसका संयुक्त उत्तर क्या हो जाएगा? व वर्ग का व दंतोष्ठ। देखिए कैसे पता चला? आप इसका उच्चारण करके देखो। व वर्ण का उच्चारण करो आप तुरंत व। देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे का उच्चारण करते समय आपके जो दंत है, दांत, आप ऊपरी वाला दंत को देखेंगे वो आपके नीचे वाले होठ के साथ में स्पर्श होते हैं। ठीक है, दंतोष्ठ का मतलब क्या है कि दंत प्लस ओष्ठ। ठीक है, दंत, दांत और होठ दोनों इसमें आपके इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए व वर्ग का उच्चारण क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त वर्ग का उच्चारण स्थान है। देखिए आप त वर्ग का जब उच्चारण करेंगे आप देखेंगे कि आपके जो जीभ का अग्रभाग है वो आपके ऊपर वाले दांत को पीछे से स्पर्श कर रहा है। आप त वर्ग बोल के देखिए त। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दंत। अगला प्रश्न देखते हैं। छ त्र ज्ञ, ये तीनों कौन सा व्यंजन है? तो देखिए हम लोगों ने बहुत बार इसके बारे में बात भी किया है। ये क्या है? हमारे संयुक्त व्यंजन है। याद रखिएगा छ त्र ज्ञ और त्र। छ त्र ज्ञ और स्र, ये चार प्रकार के हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन जो मतलब एक से अधिक व्यंजनों के मिल से बनते हैं। जैसे कि छ कैसे बनता है? तो याद रखिएगा स्वर रहित क और षटकोण वाला श, इससे मिलके छ बनता है। स्वर रहित त और र से मिलके हमारा त्र बनता है। जो ज्ञ है वो किससे बनता है? तो स्वर रहित ज और य से मिलके हमारा ज्ञ बनता है। स्वर रहित श और र से मिलके हमारा स्र बनता है। तो इन बातों को भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है? देखिए वही है वृत्त अवृत्तमुखी जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो वृत्तमुखी स्वर नहीं है। देखिए आ क्या है? हमारा वृत्तमुखी स्वर नहीं है। ऊ ओ औ बोलते समय हमारा मुख गोलाकार हो जा रहा है, हमारा होंठ गोलाकार हो जा रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क ग ज और फ ध्वनिया किसकी है? ये थोड़ा सा मिस्टेक है। देखिए यहाँ पे ऐसा होना था, यहाँ पे बिंदी आएगा। क, ये ग और ये जो ज, ठीक है ना, ज फ, ये किसकी ध्वनिया है? तो याद रखिएगा ये जो बिंदी वाली देखते हैं आप, शब्दों के नीचे बिंदी लिखा होता है, ये हमारी अरबी फारसी की ध्वनिया होती है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो देखिए घोष वर्ण के बारे में हमने शुरू में पढ़ा था, घोष वर्ण क्या होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी म क्या है? हमारा घोष वर्ण है। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था, घोष वर्ण में क्या क्या आते हैं? तो आपके सभी स्वर घोष वर्ण में आते हैं। इसके अलावा व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का कौन सा? तो याद रखिएगा तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ग जो होता है वो हमारा
घोष वर्ग में आता है। इसके अलावा हमने एक और क्या देखा था, एक बार रिवीजन करते हैं कि जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन में मतलब जैसे कि य, र, ल और व, ये चार अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये भी। उसके अलावा ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन में सिर्फ एक ही होता है हमारा ह। तो इस तरीके से जो हमारे ये सारे वर्ण है ये हमारे घोष वर्ण कहलाते हैं। तो देखिए जो म है ये क्या है हमारा, आप देख सकते हैं प फ ब भ म, क्या है हमारा प वर्ग का पंचम वर्ण है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, तो पंचम वर्ण किसमें आता है, घोष वर्ण में आता है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से याद रखिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा तो, और अगर नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी है। इसके अलावा अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आप सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि इस तरीके की वीडियो हम हमेशा लेकर आते रहते हैं। और आप इसके अलावा बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। लोग क्या होते हैं बेल आइकन पे क्लिक नहीं करते और कई बार बोलते हैं कि सर आपका जो वीडियो आता है तो हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, तो इसीलिए नहीं होता। अब बेल आइकन पे क्लिक करना भूल जाते हैं, तो बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिए। इसके अलावा आप इस वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप करते हो अपने दोस्तों की केयर तो वीडियो को जरूर कीजिए शेयर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी क्यूरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके कोई डाउट्स अभी भी रह गए हैं तो आप वो भी हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको उसका उत्तर जरूर देंगे। अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि आपको अच्छा लगा वीडियो और हमें भी मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपकी मन है तो। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसके अलावा एक और काम, आप बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना। इसके अलावा अगर आप करते हो अपने दोस्तों की केयर तो इस वीडियो को कर दो जल्दी से उन्हें शेयर। ठीक है, शेयर करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके दोस्त भी आपकी तरह पढ़ाई करें तो वो भी आपको धन्यवाद करेंगे, और हम भी आपको धन्यवाद करेंगे कि आपने हमारा वीडियो शेयर किया, और वो आपको धन्यवाद करेंगे कि आपने हमारा वीडियो उन्हें शेयर किया, उन्हें भी कुछ अच्छा सीखने को मिला। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।